हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पीजी हिस्ट्री सेमेस्टर थर्ड के जो पेपर है CC11 में कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम में इससे प्रश्न लगभग बनते ही बनते हैं। और मैं यहाँ पर 4 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि एग्ज़ाम में इसकी संभावना है, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है सार्क संगठन के उद्देश्य, दूसरा है वैश्वीकरण और महिलाएं, तीसरा है प्रवासी भारतीय की अवधारणा और चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है श्रीलंका में जनजातीय संघर्ष। ये चारों के चारों जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आता है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है जो 6 अंक का पूछता है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। तो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है सार्क संगठन के उद्देश्य पर टिप्पणी। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, जिसको सार्क कहा जाता है और इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ या संगठन कह लीजिए, की स्थापना 28 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। इस संगठन में 8 सदस्य देश शामिल हैं: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफ़गानिस्तान। सबसे अंत में अफ़गानिस्तान ही इसमें शामिल हुआ था। सार्क के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला उद्देश्य है क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। सदस्य देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सहयोग के बढ़ावा देना इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है सदस्य देशों के जीवन स्तर में सुधार, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में मिलकर कार्य कर जन सामान्य के जीवन स्तर को बेहतर बनाना। तीसरा उद्देश्य है साझा समस्याओं का समाधान, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, मानव तस्करी, महामारी आदि जैसी साझा चुनौतियों का मिलकर सामना करना। और अगला उद्देश्य है शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना, क्षेत्र में पारस्परिक समझ, विश्वास और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को प्रोत्साहित करना। अगला उद्देश्य है आर्थिक एकीकरण की दिशा में कदम, व्यापार और वाणिज्य को आसान बनाना, विशेष रूप से सफ्टा, जो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया है फुल फॉर्म इसका, के माध्यम से क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को गति देना। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण और महिलाएं पर टिप्पणी। ये भी महत्वपूर्ण है। वैश्वीकरण एक ऐसा प्रक्रिया है जिसने विश्व को एक ग्लोबल विलेज में परिवर्तित कर दिया है। इस प्रक्रिया का प्रभाव समाज के प्रत्येक वर्ग पर पड़ा है। विशेष रूप से महिलाओं पर इसका गहरा असर देखा गया है। एक और वैश्वीकरण ने महिलाओं को नई संभावनाएं और अवसर प्रदान किए हैं। शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। तकनीक और इंटरनेट के माध्यम से महिलाएं घर बैठे ही वैश्विक बाजार से जुड़ सकी है, जिससे उनका आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा है। दूसरी ओर वैश्वीकरण के चलते बढ़ी प्रतिस्पर्धा और उपभोक्तावाद ने महिलाओं के ऊपर सौंदर्य और उपस्थिति के सामाजिक दबाव को भी बढ़ाया है। साथ ही असमान वेतन, कार्यस्थल पर भेदभाव और असुरक्षा जैसे मुद्दे अब भी गंभीर बने हुए हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के बीच का अंतर भी वैश्वीकरण के चलते और गहरा हो गया है।
जहां एक ओर शहरी महिलाएं नई तकनीकों और अवसरों का लाभ उठा रही है, वहीं ग्रामीण महिलाएं अभी भी संसाधनों की कमी और सामाजिक बंधनों से जूझ रही है। निष्कर्षतः वैश्वीकरण महिलाओं के लिए एक द्विधारी तलवार की तरह है। यह उन्हें सशक्त बनाने का अवसर देता है, लेकिन साथ ही नई चुनौतियां भी सामने लाता है। ज़रूरत है संतुलित नीतियों और सामाजिक जागरूकता की, ताकि वैश्वीकरण का लाभ सभी वर्ग की महिलाओं तक पहुंच सके। और अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रवासी भारतीय की अवधारणा पर टिप्पणी। प्रवासी भारतीय, जिसको NRI नॉन रेसिडेंट इंडियन कहा जाता है, प्रवासी भारतीय उस भारतीय व्यक्ति को कहा जाता है जो भारत से बाहर किसी अन्य देश में अस्थायी या अस्थायी रूप से निवास करता है। वे व्यक्ति भले ही भौगोलिक रूप से भारत से दूर हो, लेकिन सांस्कृतिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से भारत से गहरे रूप से जुड़े रहते हैं। प्रवासी भारतीय की अवधारणा के प्रमुख बिंदु, जिसमें हम सबसे पहले कुछ परिभाषा लिखेंगे, हेडिंग, और उसमें लिखेंगे क्या। भारत सरकार के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक जो वर्ष में 182 दिनों से कम समय भारत में रहता है, उसे प्रवासी भारतीय माना जाता है। दूसरा पॉइंट, भूमिका। प्रवासी भारतीय न केवल विदेशी भूमि पर भारतीय संस्कृति, भाषा और परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि वे भारत की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, विशेषतः रेमिटेंस के माध्यम से, यानी कि विदेशी मुद्रा प्रेषण के माध्यम से। और तीसरा पॉइंट, सांस्कृतिक सेतु। वे प्रवासी भारतीय भारत और विश्व के बीच एक सांस्कृतिक सेतु का कार्य करते हैं। वे भारतीय मूल्य को विदेशों में प्रचारित करते हैं और वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को सुदृढ़ करते हैं। और अगला पॉइंट इसमें हम लिखेंगे सरकारी पहल। भारत सरकार ने प्रवासी भारतीयों से जुड़ाव बनाए रखने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस जैसे कई पहल की है, जो हर वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। निष्कर्ष में लिखेंगे प्रवासी भारतीय भारत की सॉफ्ट पावर का एक सशक्त रूप है। वे भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। उनके अनुभव और संसाधनों का उपयोग कर भारत वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति और भी मजबूत कर सकता है। और चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है श्रीलंका में जातीय संघर्ष पर टिप्पणी। श्रीलंका में जातीय संघर्ष एक जटिल और दीर्घकालिक समस्या रही है, जो मुख्यतः सिंहली बहुसंख्यक और तमिल अल्पसंख्यक समुदाय के बीच रही है। इस संघर्ष की जड़ें औपनिवेशिक काल में ही पड़ गई थी, जब ब्रिटिश शासन के दौरान तमिलों को शिक्षा और प्रशासनिक पदों में अधिक अवसर मिले। स्वतंत्रता के बाद सिंहली बहुसंख्यकों ने तमिलों के विरुद्ध कई नीतियां लागू की। जैसे यहाँ पर कुछ नीति हैं, कुछ कानून हैं, कुछ नियम हैं। सिंहली ही एकमात्र राष्ट्रभाषा एक नीति है जो 1956 में आया। इसने तमिलों को हाशिए पर डाल दिया। दूसरा, शैक्षणिक और रोजगार में भेदभाव। तमिलों को उच्च शिक्षा और नौकरियों में सीमित कर दिया गया। और तीसरा नियम, आवर्जन नीति। भारतीय तमिलों की नागरिकता समाप्त कर दी गई।
देखिए ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, इसलिए इसे ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाया हूँ। इन भेदभावपूर्ण नीतियों के कारण तमिलों में असंतोष बढ़ता गया है। 1983 में यह पूर्ण रूप से हिंसक संघर्ष में बदल गया, जिसे श्रीलंकाई गृहयुद्ध कहा गया। यह गृहयुद्ध मुख्यतः तमिल विद्रोही संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, जिसे शॉर्टकट में LTTE कहते हैं, और श्रीलंकाई सरकार के बीच लड़ा गया। यह संघर्ष 2009 में तमिल टाइगर्स की हार और युद्ध की समाप्ति के साथ खत्म हुआ। हालांकि युद्ध समाप्त तो हो गया है, लेकिन सांप्रदायिक तनाव, राजनीतिक हाशियाकरण और मानवाधिकार उल्लंघनों के मुद्दे आज भी बने हुए हैं। सुलह और सामाजिक समावेशन की दिशा में अभी भी बहुत कार्य बाकी है। तो इस तरह से हम चारों प्रश्न का उत्तर आपको दिए। वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा।